हाय व्यूवर्स, आज हम फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 एंड 8 के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से ये फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ और इसके पीछे वजूहत क्या थी। 1996 में अमेरिका में डॉट कॉम बूम चल रहा था, जिसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी कंपनीज थी उसके रेट्स काफ़ी अप जा रहे थे। लेकिन 2000 से लेकर 2002 के दरमियान ये जो डॉट कॉम बूम था ये बर्स्ट हो गया, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट की जो प्राइसेस थी वो तेज़ी से नीचे गिरने लगी। इन शॉर्ट स्टॉक मार्केट में क्रैश आ गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना भी छोड़ दिया, और इवन के जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे उन्होंने भी अपना पैसे को निकालने की कोशिश की। 2001 में क्या हुआ कि जो यूएस में इंटरेस्ट रेट्स थे वो 1% के करीब आ चुके थे। इस वक्त स्टॉक मार्केट भी गिर रहा था, इसीलिए ना तो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते थे, और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोगों का ध्यान बैंक्स में मतलब पैसा रखने से भी हट गया था। अब इन्वेस्टर्स किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट की तलाश में थे, और इसी टाइम उन्हें ये था कि वो किसी ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करें जो इन्हें अच्छा रिटर्न दे। उस वक्त क्योंकि रियल एस्टेट के रेट्स बढ़ रहे थे, इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी लोगों को इनकरेज किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। इंटरेस्ट रेट्स क्योंकि कम थे, लोगों ने कर्जे लेकर घर खरीदना पसंद किए, और इसी तरह घरों की डिमांड बढ़ रही थी और प्राइसेस भी बढ़ रही थी। अब क्योंकि जो यूएस के इन्वेस्टर्स थे उनका ध्यान सारा रियल एस्टेट पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट भी क्रैश की हुई थी और इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत कम थे, जिसकी वजह से वो बैंक्स में नहीं जा रहे थे। तो सब ध्यान रियल एस्टेट की तरफ आ गया इन्वेस्टर्स का। अब जब सब ने रियल इस्टेट की तरफ आना शुरू कर दिया तो जो रियल इस्टेट मार्केट है इसको बूम मिला, और इसी तरह रियल इस्टेट की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जाने लग गई। फाइनेंशियल डीरेगुलेशन हुआ क्या था, इसका सबसे मेन कॉज जो है ये इस एक्ट में पता लग रहा है। ग्लास स्टीगल एक्ट था, ये कहता था कि कभी भी कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर, ये तीन सेक्टर्स कभी भी इकट्ठे काम नहीं कर सकते, क्योंकि इन तीनों की जो फंक्शनिंग है वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है, और अगर ये इकट्ठे काम करेंगे तो एक मेस क्रिएट होगा। लेकिन हुआ क्या था कि 1999 में ग्राम लीच ब्लाइले एक्ट आया था, जिसने ग्लास स्टीगल एक्ट की बाउंड्रीज को तोड़ा और इन तीनों सेक्टर्स को इकट्ठे काम करने दिया। अब अगर हम इसके कॉम्बिनेशंस बनाएं, एक कॉम्बिनेशन बनता है कमर्शियल बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर का इकट्ठे काम करना, एक बनता है इन्वेस्टमेंट बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर का इकट्ठे काम करना, और एक कॉम्बिनेशन बनता है कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक का इकट्ठे काम करना। तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक कॉम्बिनेशन है, जिससे बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो सकता है, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इन दोनों की फंक्शनिंग बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, और जब ये इकट्ठे आके काम करते हैं तो एक गलत सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जो कि हुई, और आगे हम वो डिस्कस करते हैं। व्हाट एक्चुअली हैपेंड हम ये देखेंगे। सबसे पहले जो प्राइम फैमिलीज थी वो ब्रोकर के पास गई और उनसे लोन डिमांड किया। ब्रोकर ने पूरी डॉक्यूमेंटेशन के बाद कमर्शियल बैंक से रब्ता किया कि फैमिलीज को लोन चाहिए, और कमर्शियल बैंक ने लोन के अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी डिमांड की। इस पर जो प्राइम फैमिलीज थी उन्होंने अपने मॉर्गेज पेपर्स ला के कमर्शियल बैंक्स को दिए एज अ सिक्योरिटी। अब कमर्शियल बैंक्स के पास उस वक्त काफ़ी सारे मॉर्गेज पेपर्स थे, क्योंकि बहुत सारे बॉर्डर्स थे, और जब बॉर्डर्स आएंगे तो फिर उनके अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी भी लोन्स के अगेंस्ट लेके आएंगे, तो इनके पास काफ़ी सारे मॉर्गेज पेपर्स थे। इन्होंने उन मॉर्गेज पेपर से सीडीओ डिज़ाइन किए। एक सिक्योरिटी है जो कलेक्शन ऑफ मॉर्गेज पेपर्स होते हैं, सीडीओज। इन्होंने सीडीओज डिज़ाइन किए और कुछ ना कुछ कमीशन अर्न करने के लिए वो सीडीओज इन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंक को बेच दिए। अब इन्वेस्टमेंट बैंक में ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होता है। इसमें वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो कंट्रीज़ हों चाहे बिजनेसेस हों। अब वो जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने कोई ना कोई अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट सिक्योरिटी डिमांड की कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने जो सीडीओज खरीदे थे कमर्शियल बैंक से, इन्होंने उस सीडीओज को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से AAA रेटिंग दिलवाई। उस वक्त की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ थी। इन्होंने मूडीज़ से AAA रेटिंग दिलवाई सीडीओज को, जो हाईएस्ट रेटिंग मानी जाती है, और रेटिंग्स दिलवाने के बाद उन सीडीओज को इंश्योर करवाया वहाँ की सबसे बड़ी एजेंसी, इंश्योरेंस एजेंसी से, एआईजी से। अब जब एआईजी ने देखा कि ये AAA रेटेड है तो एआईजी ने भी बहुत सारी तादाद में सीडीओज को इंश्योरेंस दी। अब हुआ क्या कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने ये सीडीओज वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स को, मतलब जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनको सीडीओज एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड किए उनकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। यहाँ तक तो सब ठीक जा रहा था, लेकिन अब हुआ क्या कि जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने जब देखा कि सीडीओज एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, एक तो ये AAA रेटेड है और ऊपर से इंश्योर भी हैं, तो इन्होंने अपनी डिमांड बढ़ा दी सीडीओज के लिए।
तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंक से कहा कि हमें और सीडीओस चाहिए। इन्वेस्टमेंट बैंक क्योंकि सीडीओस को खुद डिज़ाइन नहीं करता, वो कमर्शियल बैंक से लेता है, इसने कमर्शियल बैंक पे अपनी डिमांड शिफ्ट की कि हमें मजीद सीडीओस चाहिए। और कमर्शियल बैंक क्योंकि उसको मॉर्गेज पेपर्स रिक्वायर्ड होते हैं सीडीओस बनाने के लिए, तो उसने ब्रोकर से कहा कि हमें और फैमिलीज चाहिए। ब्रोकर ने अब क्या किया, ब्रोकर ने क्योंकि जो प्राइम लेंडर्स होते हैं वो भी एक हद तक आ सकते हैं, तो ब्रोकर ने अब सब प्राइम लेंडर्स ढूंढना शुरू कर दिए, मतलब ऐसे लोगों को भी लोन देना शुरू कर दिया जो उसके लिए क्वालिफाइड ही नहीं थे। मतलब ऐसे लोगों को दिया जो जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं थी। लाइक इनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी तो कोई फिक्स्ड मंथली इनकम ही नहीं थी। तो जब इस तरह के लोगों को लोन दिया गया तो इनसे फर्जी दस्तावेजात वगैरह ली गई और इस तरह कमर्शियल बैंक्स ने आके इन पेपर्स से मज़ीद सीडीओज डिज़ाइन किए और वो सीडीओज इन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंक को भेजे और इन्वेस्टमेंट बैंक ने इसको AAA रेटिंग दिलवाई, इसको इंश्योर करवाया और इसी तरह वर्ल्ड बैंक को इन्वेस्टर्स को दिए और इसी तरह ये सारा सर्कल चलता रहा। यहाँ तक तो सारा मामला ठीक जा रहा है, अभी भी कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट हुआ क्या, ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब जो सीडीओज थे, सब प्राइम लेंडर्स थे, उनको जो लोन दिया गया, वो जो सब प्राइम बोरोअर्स थे उनको जो लोन दिया गया वो एडजस्टेबल रेट ऑफ रिटर्न्स पे दिया गया, जिसमें क्या होता है कि पहले के कुछ सालों में तो इंस्टॉलमेंट जो होती है वो कम पे करना पड़ती है, लेकिन आगे से आगे इंस्टॉलमेंट बढ़ती रहती है क्योंकि वो ऑलरेडी सब प्राइम लेंडर्स थे। वो जब जैसे पहले 3-4 साल तो मामला ठीक रहा, लेकिन मोस्टली केसेस में देखने में आया है कि 2007 में जो सब प्राइम लेंडर्स थे वो डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर गए क्योंकि जब इंस्टॉलमेंट्स बढ़ी तो वो पे नहीं कर पाए। इसकी वजह से जो कमर्शियल बैंक्स थे उन्होंने उसके घरों को ऑक्शन कर लिया। सब प्राइम लेंडर्स के बहुत सारी तादाद में सब प्राइम लेंडर्स थे और जब इतने सारे मतलब घर आगे घरों को ऑक्शन किया तो घरों की सप्लाई जो थी वो बढ़ गई और इन रिटर्न उसकी जो डिमांड थी वो कम हो गई और साथ ही साथ प्राइस भी कम हो गई। अब जब प्राइम लेंडर्स जो अच्छे वाले लेंडर्स थे, जो क्रेडिट वर्थिनेस जिनकी अच्छी थी, उन्होंने भी जब देखा कि अब हमारी लोन की अमाउंट ज़्यादा है और घरों की अमाउंट कम हो रही है, तो उन्होंने भी डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दिया और इसी तरह एक बहुत बड़ा मेस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से क्योंकि कमर्शियल बैंक्स थे, जब सभी ने डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दिया, इतने ज़्यादा घर आ गए तो घरों की कीमत तो बिल्कुल गिरने लग गई। अब कमर्शियल बैंक्स ने इतनी तादाद में इतनी अमाउंट में लोन दिए हुए थे, अब वो लोन की अमाउंट ज़्यादा थी और घर जो ऑक्शन किए थे उनकी अमाउंट कुछ भी नहीं रह गई थी, उनकी कुछ कीमत नहीं रह गई थी। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे उन्होंने इतनी तादाद में सीडीओज परचेज करके रखे हुए थे, लेकिन अब उन सीडीओज की प्राइस मतलब जो कीमत थी वो बिल्कुल ज़ीरो होने के करीब थी क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में घर आ गए थे, जिसकी वजह से घरों की डिमांड ही बिल्कुल चली गई थी। और जो वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स थे उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी उनकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया गई उस सीडीओज के अगेंस्ट। तो इस तरह ये एक मेस क्रिएट हुआ और सब नुकसान में रहे क्योंकि जो सीडीओज थे, अब जब इन्वेस्टर्स ने सीडीओज वगैरह ख़रीदना बंद किए तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंक ने जो इतनी बड़ी तादाद में कमर्शियल बैंक से सीडीओज खरीदे थे वो भी धरे के धरे रह गए और उनके सारे इतनी बड़ी तादाद में जो सीडीओज थे वो फेल हो गए। अब जो इन्वेस्टमेंट बैंक है उनमें सबसे बड़ा बैंक लहमान ब्रदर्स, ये बैंकरप्ट हो गया था इस क्राइसिस में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ क्या हुआ। जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, सीडीओज AAA रेटेड थे। मूडीज़ ने इसको, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी ये सबसे बड़ी, इसने इसको AAA रेटिंग दी थी। AAA रेटिंग की वजह से AIG इंश्योरेंस ने ये सोचा था, इंश्योरेंस कंपनी ने, कि ये मतलब इतनी हाईएस्ट रेटिंग इसको मिली हुई है तो ये कभी फेल नहीं होंगे और इसने AIG ने बहुत ज़्यादा तादाद में सीडीओज को इंश्योर किया। अब हुआ ये कि जब सब कुछ ख़राब हो गया तो इन्वेस्टर्स के पास अब एक ही सहारा बचा था कि उन्होंने सीडीओज के अगेंस्ट जो इंश्योरेंस ली हुई है वो हम अब जाके क्लेम कर लेते हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स आए और अपना रिफंड क्लेम किया तो AIG इंश्योरेंस कंपनी इनको पे ऑफ करने के काबिल नहीं रही और वो भी डिफ़ॉल्ट होने के करीब थी और इस तरह 99 बिलियन का नुकसान AIG को झेलना पड़ा, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इसको बेल आउट किया और इसको इसके पैरों पे खड़ा किया। अब इस क्राइसिस के इफ़ेक्ट्स क्या हुए, सबसे पहले तो क्रेडिट क्रंच अराइज हुआ, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 10% से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। पूरी वर्ल्ड वाइड जो ट्रेड थी उसके अंदर 40% का लॉस देखने में आया और इसके अलावा बहुत सारे बैंक्स
फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको फेलियर का सामना रहा। अब का बहुत मेन टॉपिक क्रेडिट क्रंच। हुआ क्या था, जो फेडरल रिजर्व है इसके पास मॉर्गेजेस को रेगुलेट करने की अथॉरिटी होती है, लेकिन जो चेयरमैन थे एलन ग्रीनस्पैन, इन्होंने जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है इन्हें रेगुलेट करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से एक क्रेडिट क्रंच अराइज हो गया। लोन ना मिलने पर बहुत सारे जो बिजनेसेस थे उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी। लाइक बिजनेसेस को अपना बिजनेस रन करने के लिए कैपिटल रेज करना होता है। जब वो उन्हें किसी किस्म का लोन ही नहीं मिला, उनका कोई कैपिटल ही रेज नहीं हुआ, तो बिजनेसेस बंद होने लग गए और उस वजह से जो यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो पूरी तरह से रुक गई। और जब बिजनेसेस रनिंग में नहीं होंगे तो वो इकोनॉमी एक डाउनफॉल का शिकार हुई। और इंटरलिंक्ड इकोनॉमीज के केस में यही होता है कि जब एक बड़ी इकोनॉमी नीचे गिरती है तो उससे जुड़ी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे जुड़ी दूसरी इकोनॉमीज भी डाउनफॉल का शिकार होती हैं। और इस तरह से ये एक बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी जो इस क्राइसिस के थ्रू जन्म ली। नेक्स्ट इसके कॉजेज आ जाते हैं। सबसे बड़ा कॉज तो लूज मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद फाइनेंशियल डीरेगुलेशन है, जिसमें ग्लास स्टीगल एक्ट को वायोलेट किया गया था। सब प्राइम मॉर्गेजेस हैं, जिसमें चीप लेंडिंग की गई थी, ऐसे लोगों को भी लोन दिया गया था जो डिजर्व ही नहीं करते। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन 1929 में जब ग्लोबल रिसेशन आया था, उसमें इतना नुकसान नहीं हुआ था वर्ल्ड वाइड, क्योंकि तब जो एरा था वो ग्लोबलाइज्ड नहीं था, डिजिटलाइजेशन की तरफ इतना प्रमोट नहीं था। लेकिन आज के दौर में डिजिटलाइजेशन इतनी ज़्यादा है, ग्लोबलाइजेशन इतनी ज़्यादा है कि इकोनॉमीज इंटरलिंक्ड होने की वजह से कोई एक इकोनॉमी भी गिरती है तो उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी सारी इकोनॉमीज़ पे फ़र्क पड़ता है। और इसी तरह ये इसके मेजर कॉजेज़ में से शामिल है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ था। ये थी आज की हमारी सारी डिस्कशन। किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज का हमारा फाइनेंशियल क्लासेस पूरा हो चुका है।